पुणे शहर में एक परिवार रहता था। परिवार काफी खुशहाल था। घर में नौकर चाकर थे और विलासिता की सारी चीजें थी। लेकिन इस परिवार की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया कि पूरे परिवार की खुशियां गायब हो गई। पूरा परिवार बर्बाद हो गया। दरअसल इस परिवार के ही यहाँ नौकरी करने वाले शख्स ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर लूट के इरादे से परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों में 5 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे थे। जिस किसी ने भी यह दृश्य देखा उसकी रूह कांप उठी। वहां का मंजर कितना डरावना और खौफनाक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब पुलिस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रही थी, तब भी लाशों से खून रिस रहा था। शहर में दिन दहाड़े हुए इतने बड़े हत्याकांड से पूरा शहर दहशत में था। पुलिस के ऊपर जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने का दबाव था। आखिरकार घटना के करीब 1 महीने बाद ही पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हत्यारों को पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में हत्यारों ने जो कुछ बताया वह वाकई काफी चौंका देने वाला था। आगे जानेंगे इस कहानी में कि कौन थे ये हत्यारे और किस तरह इन्होंने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपराध की बात पाथफाइंडर्स के साथ। हाजिर हूं एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। आज की हमारी सच्ची घटना है महाराष्ट्र के पुणे शहर में रहने वाले राठी परिवार हत्याकांड की। दरअसल पुणे शहर के कोपोड फाटा कोथरूड एरिया में केसरीमल राठी अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में केसरीमल सहित 5 लोग रहते थे। केसरीमल राठी पुणे में ही करवे रोड पर सागर स्वीट्स के नाम से दुकान चलाते थे। दुकान शहर में काफी फेमस थी, जिसे केसरीमल अपने बेटे संजय राठी के साथ मिलकर दुकान को संभालते थे। केसरीमल ने अपनी बड़ी बेटी हेमलता की शादी पुणे शहर के ही रहने वाले श्रीकांत नवधर के साथ की थी। राठी परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। घर में नौकर चाकर थे, दुकान भी अच्छी चल रही थी और घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। संजय की पत्नी बबीता गर्भवती थी, तो घर में आने वाले नए मेहमान की स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही थी। इसी बीच जब रक्षाबंधन आया तो संजय की बहन हेमलता किसी कारणवश अपने पीहर भाई के राखी बांधने नहीं आ सकी। इसलिए कुछ दिन बाद हेमलता अपने पति श्रीकांत और 1.5 साल के बेटे प्रतीक के साथ अपने पीहर आई थी। सब लोग हेमलता के आने से बहुत खुश थे। अब तक घर में काम करने वाली नौकरानी सत्यभामा भी आ गई थी। इधर जब संजय को अपनी बहन और बहनोई श्रीकांत के आने की सूचना मिली तो वह भी दोपहर को ही अपने घर आ गया। इस दौरान सब लोगों ने बैठकर काफी देर तक बातें की और कुछ समय बाद श्रीकांत अपने ससुर केसरीमल से मिलने के लिए संजय के साथ ही उनकी दुकान पर चला गया। दुकान पर जाने के बाद बातों ही बातों में कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। जब शाम हो गई तो संजय श्रीकांत के साथ ही अपने घर आ गया। वैसे तो श्रीकांत काफी लेट अपने घर आता था, लेकिन उस दिन अपने बहनोई के साथ जल्दी ही घर आ गया था। जब दोनों घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। संजय सोचने लगा कि इतनी रात को सब लोग कहाँ गए होंगे। इसी बीच श्रीकांत ने संजय से कहा कि हो सकता है सब लोग बबीता को लेकर हॉस्पिटल गए हों। इस पर संजय ने कहा कि यह सब तो ठीक है, लेकिन सत्यभामा को तो घर पर होना चाहिए था। दोनों इसी सोच विचार में काफी देर तक फ्लैट के बाहर खड़े रहे और घर वालों के आने का इंतजार करते रहे। इतने में नौकरानी सत्यभामा का पति भी वहां आ पहुंचा और आते ही संजय से पूछने लगा कि अभी तक मेरी बीवी सत्यभामा घर नहीं पहुंची, मैं उसको लेने आया हूं, कहां है वो। सत्यभामा के पति की बात सुनकर संजय और श्रीकांत की चिंता और बढ़ जाती है। संजय तुरंत ही अपने आसपास रहने वाले रिश्तेदारों के पास फोन करता है और अपने घर वालों के बारे में पूछता है, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चला। इस पर श्रीकांत ने कहा कि हो सकता है हम लोग दुकान से इधर आ गए
और वो लोग पिताजी से मिलने के लिए दुकान पर चले गए होंगे। संजय ने तुरंत ही दुकान पर अपने पिता केसरीमल को फोन किया और सब लोगों के बारे में पूछा, तो केसरीमल ने बताया कि यहाँ तो कोई भी नहीं आया। इसके बाद अचानक से संजय को याद आया कि फ्लैट की एक एक्स्ट्रा चाबी दुकान पर है, तो संजय और श्रीकांत सत्यभामा के पति को फ्लैट के बाहर ही रुकने के लिए कहकर दुकान पर चाबी लेने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद चाबी लेकर दोनों घर आए और दरवाजा खोलकर अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने वो भयानक मंजर देखा जो उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था। वहां का मंजर इतना भयानक था जिसे देखकर संजय, श्रीकांत और सत्यभामा के पति के होश उड़ गए। दरअसल घर में चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और किचन से लेकर कमरों और बाथरूम में उनके परिवार वालों की खून से लथपथ लाशें पड़ी थी। किचन में नौकरानी सत्यभामा का शव था, तो बाथरूम में संजय की बहन प्रीति की लाश पड़ी थी। एक कमरे में केसरीमल राठी की पत्नी मीराबाई राठी और हेमलता के बेटे प्रतीक के शव थे, तो वहीं दूसरे कमरे में हेमलता, तो तीसरे कमरे में संजय की गर्भवती पत्नी बबीता और उसका बेटा चिराग की लाश थी। इतना खतरनाक मंजर देखकर संजय, श्रीकांत और सत्यभामा का पति काफी घबरा जाते हैं और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। उनके इस तरह चिल्लाने से आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन हैरानी की बात थी कि जिस अपार्टमेंट में राठी परिवार रहता था, उस अपार्टमेंट में से एक भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा। लेकिन जब वहां उपस्थित लोगों ने ध्यान दिया तो पता चला कि उस अपार्टमेंट के सभी फ्लोर के फ्लैट पर बाहर से दरवाजे पर चेन लगाई हुई थी, ताकि फ्लैट्स में रहने वाले व्यक्ति चाहकर भी बाहर नहीं आ सके। इसके बाद कुछ लोगों ने चेन को हटाया तो लोग बाहर आ सके। जब सभी लोगों ने राठी परिवार के घर में जाकर देखा तो वहां का दृश्य काफी डरावना और भयानक था। वहां उपस्थित लोगों ने इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस थाने में दी। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचती है। देखते ही देखते वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पुलिस जब घर के अंदर गई तो एक बार के लिए तो पुलिस की भी रूह कांप उठी। वहां का मंजर कितना खतरनाक था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि जब पुलिस लाशों को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रही थी, तब भी लाशों से खून रिस रहा था। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट जाती है। पुलिस के ऊपर मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव था, क्योंकि यहां एक नहीं बल्कि 7 हत्याओं को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस सबसे पहले संजय राठी से पूछताछ करती है। पुलिस संजय से पूछती है कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। इस पर संजय राठी ने कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। साथ ही पुलिस ने संजय राठी को घर में चेक करने के लिए कहा कि कोई कीमती सामान, जेवर या नकदी तो गायब नहीं है। इस पर संजय ने घर आकर जब चेक किया तो घर से सारा कीमती सामान गायब था। संजय ने बिना वक्त गवाए इस बात की सूचना तुरंत ही पुलिस को दी। अब पुलिस के सामने यह तो साफ हो गया था कि इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम लूटपाट के लिए ही दिया गया था। साथ ही यह भी क्लियर हो गया था कि इस घिनौने हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे किसी परिचित का ही हाथ है, क्योंकि घर में जबरन घुसने या हाथापाई के कहीं पर भी कोई भी निशान नहीं था। पुलिस को यह बात भी चौंका रही थी कि घर में इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, 7 लोगों का मर्डर हो गया, परंतु आस पड़ोस वालों ने चीखने चिल्लाने की आवाज भी नहीं सुनी। अब पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और संजय राठी की मदद से उन लोगों की लिस्ट तैयार करती है जो उसके घर आते जाते रहते थे। साथ ही उन लोगों की लिस्ट भी तैयार करती है जिनसे राठी परिवार की नहीं बनती थी, तथा संजय की दुकान पर काम करने वालों की लिस्ट भी तैयार करती है। इस तरह पुलिस के पास अब सैकड़ों संदिग्धों के नाम थे, लेकिन उन्हीं में से हत्यारे को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। पुणे शहर में दिन दहाड़े हुए इतने बड़े हत्याकांड के बाद पुलिस के ऊपर कई सवाल उठ रहे थे।
यह खबर तमाम टीवी चैनलों पर सुर्खियां बन चुकी थी। इसी के चलते पुलिस पर जल्द से जल्द केस को सुलझाने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन पुलिस अब भी खाली हाथ थी। इसी बीच संजय राठी का एक शक इस हत्याकांड के खुलासे के लिए पहला सुराग बना। दरअसल संजय ने पुलिस को बताया कि करीब 2.5 महीने पहले उनकी दुकान पर राजू सिंह राजपुरोहित नाम का एक युवक नौकरी पर लगा था, लेकिन नौकरी ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही उसने तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड की और जब तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो उसने नौकरी छोड़ दी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही राजू सिंह राजपुरोहित वापस हमारी दुकान पर अपने किसी दोस्त के साथ आया और कहा कि मेरे दोस्त को अपने यहाँ नौकरी पर रख लो, लेकिन मैंने मना कर दिया और कहा कुछ समय पहले ही हमने किसी दूसरे लड़के को नौकरी पर रख लिया, तो अभी हमारी दुकान में कोई भी जगह खाली नहीं है। उस दिन राजू सिंह के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। साथ ही संजय ने पुलिस को बताया कि राजू सिंह हमारे घर भी आता जाता रहता था, जिसके चलते घर के सभी लोग उसे जानते थे। मुझे शक है कि इस घटना के पीछे राजू सिंह का हाथ हो सकता है। पुलिस को पुख्ता ना सही पर अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए पहला सुराग मिल चुका था। अब पुलिस राजू सिंह की तलाश में जुट जाती है। इसके बाद पुलिस को जांच में पता चलता है कि राजू सिंह राजस्थान श्री गंगानगर जिले के मुकलावा गांव का रहने वाला था और कुछ महीने पहले ही पुणे अपने भाई कल्याण सिंह के पास आया था। दरअसल कल्याण सिंह बॉम्बे विहार रेस्टोरेंट में काम करता था, जिसके चलते राजू सिंह भी संजय राठी की दुकान पर नौकरी करने से पहले अपने भाई के साथ ही कुछ दिन बॉम्बे विहार रेस्टोरेंट में काम किया, परंतु मराठी नहीं आने के चलते थोड़े दिन बाद ही राजू को बॉम्बे विहार रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया। इसके बाद राजू सिंह संजय राठी की दुकान पर नौकरी करने लग गया, लेकिन उस समय राजू सिंह की संजय राठी से बात हुई थी कि 2 महीने बाद तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, परंतु जब तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई तो उसने नौकरी छोड़ दी। पुलिस जब राजू सिंह को तलाश करते हुए बॉम्बे विहार रेस्टोरेंट पहुंची तो पता चला कि राजू सिंह यहां नहीं आया। साथ ही जानकारी मिली कि राजू सिंह के 2 और दोस्त नारायण राम चेतन राम चौधरी और जितेंद्र गहलोत भी कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रहे। यह जानकारी मिलते ही पुलिस का माथा ठनकता है और उनका शक और मजबूत हो जाता है। अब पुलिस राजू सिंह के साथ ही उसके दोनों दोस्त नारायण राम और जितेंद्र की भी तलाश शुरू कर देती है। इसके लिए पुलिस ने 3 स्पेशल टीमों का गठन किया। पुलिस की एक टीम राजू सिंह को पकड़ने के लिए श्री गंगानगर के मुकलावा गांव जाती है। वहां जाने के बाद पुलिस को जानकारी मिलती है कि राजू सिंह के पिता राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल है। साथ ही पता चलता है कि राजू सिंह अभी तक अपने गांव नहीं आया। इधर पुलिस की 2 और टीम नारायण राम और जितेंद्र को पकड़ने के लिए राजस्थान में जगह जगह दबिश दे रही थी। आखिरकार घटना के करीब 10 दिन बाद पुणे पुलिस ने नारायण राम को बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ पुलिस स्टेशन के गांव जाल पसार से गिरफ्तार कर लिया। नारायण राम को जब पुणे पुलिस पूछताछ के लिए थाने लेकर आई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसने बताया कि मैंने ही राजू सिंह और जितेंद्र गहलोत के साथ मिलकर राठी परिवार हत्याकांड को अंजाम दिया है। कुछ दिनों बाद पुलिस ने जितेंद्र गहलोत को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राजू सिंह अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। इन दोनों आरोपियों को पकड़ने के करीब 1 महीने बाद पुणे पुलिस को जोधपुर के शास्त्री नगर थाने से जानकारी मिली कि उन्होंने पुणे पुलिस के वांटेड राजू सिंह राजपुरोहित को पकड़ लिया है। साथ ही पुलिस ने बताया कि राजू सिंह जोधपुर की भगत की कोठी के पास था। उसने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। इसके अगले दिन पुणे पुलिस राजस्थान जोधपुर जाती है और राजू सिंह को गिरफ्तार करके पुणे ले आती है।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही राजू सिंह मामले में सरकारी गवाह बन गया था और उसने पूरे हत्याकांड की कहानी पुलिस के सामने खोल कर रख दी। राजू सिंह ने पुलिस को बताया कि संजय राठी की दुकान पर करीब 2.5 महीने काम करने के बाद जब उसने तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो मैंने नौकरी छोड़ दी थी और वापस अपने दोस्तों नारायण और जितेंद्र गहलोत के पास बॉम्बे विहार रेस्टोरेंट आ गया। 3 दिन इनके साथ ही रहा, लेकिन इसी बीच जितेंद्र को भी बॉम्बे विहार रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया और इसकी बकाया तनख्वाह भी नहीं दी गई। इसके बाद हम दोनों नारायण राम, जो कि पुणे शहर के येरवदा के पास नागपुर चौल में स्थित एक कमरे में रहता था, तो हम दोनों भी अब उसी के पास रहने लगे। हम तीनों बेरोजगार हो चुके थे और हमारे पास जो पैसा बचा हुआ था वो भी अब खत्म होता जा रहा था। इसके बाद मैं और जितेंद्र को लेकर संजय राठी की दुकान पर गया और जितेंद्र को नौकरी पर रखने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नौकरी पर रखने से इनकार कर दिया। अब पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते हमने किसी मारवाड़ी सेठ के यहां लूट का प्लान बनाया। इस पर नारायण ने हमें संजय राठी के घर पर ही लूट के लिए कहा, क्योंकि उसे मैंने बताया था कि संजय राठी के घर दिन में केवल महिलाएं और बच्चे ही रहते हैं और उसके घर में बहुत सारा माल भी मिल जाएगा। इसके साथ ही नारायण ने हमें कहा कि यह लूट इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि संजय राठी के घर में सभी लोग राजू सिंह को जानते हैं। लूटने के लिए जाएंगे तो संजय राठी के घर की औरतें राजू सिंह को पहचान जाएगी और पुलिस को हमारे बारे में सब कुछ बता देगी। पुलिस से बचने के लिए हमें घर की सभी औरतों को मारना होगा। इसके लिए हमें एक धारदार चाकू की जरूरत पड़ेगी। चाकू खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो जितेंद्र ने अपने हाथ में पहन रखा चांदी का कड़ा उतारा और कहा इसे बेचकर एक बढ़िया धारदार चाकू खरीद लेंगे। हम कड़ा बेचने के लिए एक ज्वेलर की दुकान पर गए। कड़ा तो नहीं बिका, लेकिन उसने इस कड़े को गिरवी रखकर हमें कुछ पैसे दे दिए। हमने इन पैसों से एक चाकू खरीद लिया और इसके बाद हम तीनों दोपहर के 2 बजे के आसपास संजय राठी के घर पहुंचे। लेकिन संजय राठी के घर के बाहर एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, जिसे देखकर मैं पहचान गया कि संजय राठी की ही ये बाइक है। इस पर मैंने अपने दोस्तों को बताया कि संजय राठी अभी घर पर ही है। इसके बाद हम तीनों घूमते घूमते वापस रोड पर आ गए और हमने वहां वड़ा पाव खाया। करीब 1 घंटे से ज्यादा हम लोग इधर उधर घूमते रहे और इसके बाद वापस संजय राठी के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे, तो वहां संजय राठी की बाइक नहीं थी। इस पर हम समझ गए कि संजय राठी घर से जा चुका है। इसके बाद हम अपार्टमेंट के अंदर गए और फ्लोर के सभी फ्लैट के दरवाजों को बाहर से चेन से बंद कर दिया, ताकि कोई भी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर नहीं आ सके। सबसे आगे ही आगे मैं था और मेरे पीछे नारायण और जितेंद्र थे। जब हम लोग संजय राठी के फ्लैट की तरफ बढ़ने लगे तो मुझे सीढ़ियों से आती हुई नौकरानी सत्यभामा नजर आई। उसे देखते ही मैं घबरा गया और उल्टे पांव वापस आने लगा, लेकिन तभी नारायण ने मुझे धमकाया और आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वहां जाकर हमने देखा कि राठी के फ्लैट का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। इससे हमारा काम और आसान हो गया। जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो सत्यभामा घर के काम में लगी हुई थी। अंदर घुसकर हमने दरवाजा बंद कर लिया। यह देखकर सत्यभामा चौंक गई और संजय की मां मीराबाई को आवाज लगाई। संजय राठी की मां मुझे पहचानती थी, लेकिन मेरे साथ 2 अनजान लड़कों को देखकर वह भी घबरा गई और काफी हिम्मत जुटाते हुए उसने मुझसे पूछा कि तुम यहां क्यों आए हो और ये दोनों लड़के कौन है। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही जितेंद्र ने गालियां निकालना शुरू कर दिया और जेब से मिर्च पाउडर का पैकेट निकालकर मीराबाई और सत्यभामा की आंखों में डाल दिया। दोनों ने जब चिल्लाना शुरू किया तो हमने धमकाकर उन्हें चुप करा दिया। इसके बाद नारायण ने जेब से नया और जितेंद्र ने पुराना चाकू निकालकर घर के सभी लोगों को
बीच चौक में एक जगह बैठा दिया। इसके बाद नारायण ने मीराबाई को चाकू दिखाकर धमकाते हुए घर में रखे कैश और गहनों के बारे में पूछा। इस पर मीराबाई ने डरते हुए कमरे के अंदर रखी अलमारी की ओर इशारा किया। साथ ही नारायण और जितेंद्र ने मुझे मिर्च का पैकेट दे दिया और कहा कि जो भी चिल्लाए उसकी आंखों में डाल देना। इसके बाद नारायण और जितेंद्र मीराबाई को पकड़कर कमरे में ले गए और ताबड़तोड़ चाकू से वार कर जान से मार दिया और लाश को बेड पर ही पटक दिया। मीराबाई की हत्या कर देने के बाद दोनों कमरे से बाहर आए और संजय राठी की बीवी बबीता और बेटे को दूसरे कमरे में ले जाकर नारायण ने चाकू से वार कर दोनों को भी मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद प्रीति के पास गया और नारायण के कहने पर मैंने उसको मारने के लिए बाथरूम में लेकर गया और वॉशिंग मशीन के तार से गला घोट दिया। मुझे लगा कि वो मर गई और यह सोचकर मैं बाहर आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके कराहने की आवाज सुनाई दी तो नारायण चाकू लेकर बाथरूम के अंदर चला गया और उसको भी चाकू से वार कर जान से मार दिया। इसके बाद मैं और नारायण घर की नौकरानी सत्यभामा को किचन में लेकर गए, जहां मैंने सत्यभामा को पकड़ कर रखा और नारायण ने पेट में चाकू से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद मैं और नारायण उस कमरे में गए जहां हेमलता अपने बेटे प्रतीक के साथ खड़ी थी। हमने उसके बेटे प्रतीक को छीनने की कोशिश की, लेकिन हेमलता इसका विरोध करने लगी। इस पर जितेंद्र ने हेमलता को कहा कि वो उसके बच्चे को नहीं मारेगा, उसे उसकी नानी को दे देगा, लेकिन फिर भी हेमलता ने बच्चा नहीं दिया, जिसके चलते जितेंद्र को काफी गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अगर तुमने बच्चा नहीं दिया तो मैं बच्चे को जान से मार दूंगा। इस पर हेमलता काफी घबरा गई और बच्चे को जितेंद्र को दे दिया। जितेंद्र बच्चे को उसी कमरे में लेकर गया जहां मीराबाई की लाश पड़ी थी और वहां ले जाकर बच्चे का गला दबाकर जान से मार दिया। इसके बाद वापस हेमलता के पास गया। जाते ही जब हेमलता ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, इस पर जितेंद्र ने बताया कि बच्चे को उसकी नानी को देकर आ गया। इसी बीच नारायण हेमलता पर वार करने के लिए उसके पास गया, लेकिन हेमलता ने संघर्ष किया और इस दौरान वह नीचे गिर गई। नारायण ने चाकू से उसका गला काट दिया। जब वो दर्द से तड़प रही थी तो नारायण ने उसका रेप करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसको रोक दिया। आगे राजू सिंह ने पुलिस को बताया कि जब हम इस हत्याकांड को अंजाम दे रहे थे तब बारिश हो रही थी, तो किसी ने भी चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। इस तरह घर में मौजूद सभी 7 लोगों को मारने के बाद हमने लूट शुरू की और अलमारी में रखा कैश, गहने और कीमती सामान बैग में भर लिए। इस दौरान हमारे कपड़े पूरी तरह से खून में सन चुके थे, तो हमने वही कपड़े बदले और खून से सने कपड़े, चाकू और अन्य सामान एक बैग में डाल लिए। इसके बाद हम घर से निकलने ही वाले थे कि घर में रखा लैंडलाइन फोन बजने लगा। नारायण ने चाकू निकाला और फोन का तार काट दिया। इसी दौरान हमने कमरे से प्रतीक के रोने की आवाज सुनी, जिसे हमने मरा समझ लिया था। इस पर जितेंद्र ने नारायण से चाकू लिया और प्रतीक पर वार करके जान से मार दिया। इसके बाद फ्लैट के ताला लगाकर हम वहां से एक रिक्शा किराए पर लेकर नारायण के रूम नागपुर चौल पर पहुंच गए। रूम पर आने के बाद हमने शराब पार्टी की और लूट का सामान आपस में बांटने लगे। इसके बाद हम उस ज्वेलर की दुकान पर गए जहां हमने जितेंद्र के चांदी के कड़े को गिरवी रखा था। ज्वेलर को उसके बकाया पैसे का भुगतान कर कड़ा लेकर वापस कमरे पर आ गए और फिर से शराब पीने लगे। साथ ही नारायण ने चाकू शौचालय के पास ही छिपा दिया। अगले दिन नारायण के कहने पर मैं अखबार लेकर आया, लेकिन उस अखबार में इस हत्याकांड के पीछे हमारी कोई पहचान उजागर नहीं हुई थी। हमने फिर शाम का अखबार भी खरीदा, लेकिन इस अखबार में संदिग्ध के तौर पर मेरा नाम सामने आया।
जिससे हम तीनों घबरा गए और पुणे छोड़ने का फैसला किया। नारायण और जितेंद्र सूरत के रास्ते अहमदाबाद पहुंच गए और मैं भी दूसरे रास्ते से घूमते घुमाते अहमदाबाद पहुंच गया। इसके बाद हम लोग जयपुर के लिए निकले और फिर गंगानगर चले गए। श्री गंगानगर से नारायण अपने गांव जाल पसार चला गया और मैं और जितेंद्र अजमेर, जम्मू और दिल्ली के कई होटलों में नाम बदलकर रहने लगे। इसके बाद मैं जोधपुर अपने साले शैतान सिंह के पास चला गया, लेकिन पुलिस ने मुझे जोधपुर से तो मेरे साथियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने नारायण को 6 हत्याओं और जितेंद्र को 1 हत्या और दोनों को सभी 7 हत्याओं और लूट की साजिश रचने और इसे अंजाम देने का आरोपी मानते हुए कोर्ट में चार्जशीट पेश की। पुलिस ने राजू सिंह को इस मामले में सरकारी गवाह बना लिया था। कोर्ट में ट्रायल चला और कोर्ट ने नारायण राम और जितेंद्र गहलोत को मौत की सजा सुनाई। इसके बाद कोर्ट के आदेश के खिलाफ दोनों बॉम्बे हाई कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट ने भी दोनों की सजा को बरकरार रखा। और इसके बाद जब दोनों सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों को उनकी सजा काटने का आदेश दिया। कुछ समय बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों ने राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन लगाई और जितेंद्र की मर्सी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई। उसकी फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया, लेकिन साथ ही शर्त रखी गई कि वो कभी जेल से बाहर नहीं आ सकता, यानी मरते दम तक जेल में ही रहना होगा। नारायण राम ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से रिव्यू पिटीशन लगाई और साथ ही बताया कि घटना के समय जब पुणे पुलिस ने उसे पकड़ा तब उसकी उम्र महज 12 साल थी, लेकिन पुलिस ने उसकी उम्र 22 साल बताकर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सबूत के तौर पर नारायण ने अपनी स्कूल रजिस्टर की कॉपी भी लगाई, जिसमें नारायण की जन्म दिनांक लिखी हुई थी। यह चीज जब कोर्ट के नोटिस में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने नारायण की पिटीशन पर सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्र की जांच के लिए पुणे सेशन कोर्ट को इंक्वायरी कमेटी बैठाने के लिए कहा। जब कमेटी की रिपोर्ट आई तो सब हैरान हो गए, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक घटना के समय नारायण की उम्र 12.5 साल थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नारायण को बरी कर दिया। वहीं जितेंद्र गहलोत आज भी उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस तरह राजू सिंह और उसके दोस्तों के थोड़े से लालच के चलते एक परिवार ने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। यह परिवार शायद ही अपनों के खून से लथपथ पड़ी लाशों की छवि को जिंदगी भर भूल पाए। दोस्तों, इस सच्ची घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को अपराध के प्रति जागरूक करना है। जागरूकता लाने की हमारी यह छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जल्द हाजिर होंगे एक नई, एक सच्ची और वास्तविक घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।